आप करना है कि कौन से वो आधार हैं जिससे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में डिफरेंस किया जा सकता है। फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं जरा कंफर्म करें, ठीक है। तो देखिए, अ प्रिंसिपल ऑफ, देखिए प्रशासन रूपी जीनस की दो प्रजाति होती हैं, एक है आपका लोक प्रशासन और दूसरा है आपका निजी प्रशासन। तो लोक प्रशासन है ये निजी प्रशासन से कुछ मायने में भिन्न होता है, और ये मायने कौन से भिन्न होते हैं। एक होती है कि लोक प्रशासन में यूनिफॉर्मिटी होती है, यानी गवर्नमेंट है राइट नाउ और ये गवर्नमेंट के सेक्टर में काम कर रहे हैं आप, तो यहां पर ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को बड़ी ही सजगता के साथ इंप्लीमेंट किया जाता है और बड़ी ही डोमिनेटिंग फैक्टर के साथ यहां पर, ठीक है। तो एक तो यूनिफॉर्मिटी होती है, चाहे आप जैसे अगर मान लीजिए आप पुलिस प्रशासन में हैं राइट, तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, राइट नाउ थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आपको क्या मिलेगी, यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, यानी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, ठीक है, उसको मेंटेन करना है पुलिस व्यवस्था को। ठीक इसी प्रकार से आप एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कैरेक्टर थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल एक जैसा मिलेगा, ठीक है। कोई भी सरकार आए, XYZ कोई भी सरकार हो, ठीक है, चाहे अभी बीजेपी लेड गवर्नमेंट है या आपकी कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी, संविधान के दायरे में जो आपके संविधान में भी ब्यूरोक्रेटिक मॉडल लागू है। संविधान में ब्यूरोक्रेटिक मॉडल लागू कैसे है कि अगर आप संविधान की बात करेंगे तो यहां शीर्ष पर क्या हो गए, आपके आदर्श हो गए, इन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए राइट नाउ आपके सिद्धांत हो गए, और इन सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए 395 आर्टिकल्स हो गए। तो अगर 395 आर्टिकल्स को आप मिला दें तो उससे सिद्धांत बन जाएंगे, और सिद्धांतों को मिला दें तो उससे क्या हो जाएगा, आपका आदर्श हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फॉलो अप करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोक प्रशासन जो होता है उसका नेचर लीगल होता है, यानी इसमें लीगल रेशनल अथॉरिटी होती है राइट, जबकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर में आपके ये देखा जाएगा जैसे आपका व्यक्तित्व क्या है, यानी करिश्मा आधारित जो प्राधिकार है उसको तवज्जो दी जाती है राइट नाउ। क्यों, क्योंकि वहां पर गुण इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई इस कंपनी को लीडिंग लेवल पर कौन लेकर के जाएगा, तो देखा जाता है कि उसी आधार पर उनका क्या होती है, नियुक्ति होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे एक रूपता का सिद्धांत है, तो ये एकदम सही है, ठीक है। दूसरी बात, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। अगर प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की की आप बात करेंगे पद सोपान की, तो पद सोपान आपको लोक प्रशासन में भी देखने के लिए मिलेगा और निजी प्रशासन में भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जैसे ही संगठन बड़ा होता है तो मैक्स वेबर द्वारा जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल दिया है उसको फॉलो करना आवश्यकता ही नहीं बल्कि मजबूरी हो जाती है, ठीक है ना, बिना उसके काम नहीं चल सकता है। तो इसको लेकर के कोई विभेद नहीं है स्ट्रक्चर को लेकर के, ठीक है। अब आ जाइए प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर लोक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है लोक प्रशासन में, और निजी प्रशासन में लोक उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं होता है, वो निजी स्वामी के प्रति उसका उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। जब तक कि जनहित प्रभावित ना हो, अगर मान लीजिए आप कुछ ऐसा गड़बड़ कर देते हैं राइट नाउ जैसे सत्यम घोटाला हुआ था, तब तो फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाएगी। लेकिन अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं राइट नाउ, किसी तरह का पब्लिक इंटरेस्ट को आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं की जाती है। आप अपने मालिक के प्रति क्या रहिए, अकाउंटेबल रहिए। तो इस बात को लेकर के भी डिफरेंस है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ लीगल अथॉरिटी, जो मैंने अभी आपको बताया, तो इसको लेकर के अंतर है राइट। तो ACD, तो ACD में आ जाएगा आप ACD, आंसर हो जाएगा आपका B। बेटा देखिए उत्तर देने की कोशिश करें, क्योंकि उत्तर अगर आप नहीं देंगे तो फिर समस्या होगी। 2 ACD क्यों, क्योंकि आपको यह पता चलेगा, भले ही आप गलत उत्तर दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी आप गलत करेंगे तो बाद में जाकर के क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये PYQ है, UGC नेट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है जो आपके सामने रखा हुआ है। इसमें और भी कैरेक्टर होते हैं राइट, जैसे आप देखेंगे कि लोक प्रशासन है वो आपके लगभग 14-15 इसके कैरेक्टर होते हैं राइट नाउ, जिनके आधार पर ये क्या करता है,
काम करता है। जैसे लोक प्रशासन विधि आधारित होता है, लोक प्रशासन निर्व्यक्तिक होता है, ये लिखित अभिलेख पर आधारित होता है, राइट, और ये घाटे के बजट पर आधारित होता है, ये लोक कल्याण के क्षेत्र में कार्य करता है, राइट नाउ ये समतामूलक सामाजिक आर्थिक ढांचे के निर्माण की व्यवस्था में ये आपका क्या करता है, काम करता है, राइट। ये आपका ध्यान से आप समझिएगा, इसमें सोशल स्ट्रेटा होता है, लेकिन इसमें वेतन भत्ते हैं वो आपके आकर्षक नहीं होते हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर है उसमें वेतन भत्ते क्या होते हैं, आपके आकर्षक होते हैं, वो लाभ उन्मुख होता है, जबकि ये कल्याण उन्मुख होता है, राइट। आप देखेंगे कि उसमें लाभ उन्मुखता ही मेन फैक्टर होता है, राइट ना। अगर लाभ नहीं है तो फिर कहां से आएगा, जब लाभ उन्मुखता होगी तो वो सरप्लस बजट पर आधारित होता है, जबकि ये किस पर आधारित होता है, घाटे के बजट पर आधारित होता है। इसमें उत्तरदायित्व तो है वो मूव करता रहता है, जैसे प्रशासन है वो कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और विधायिका अंततः जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस तरह से जो ये अकाउंटेबिलिटी मूव करती है, इस तरह से प्राइवेट सेक्टर में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये करेक्टर है। इसमें पाल एपलबी वगैरह हो गए, साइमन वगैरह हो गए, उन्होंने खूब विस्तार से इस पर क्या की है, चर्चा की है। आ जाइए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, उदासीनता के क्षेत्र की संकल्पना का संबंध किससे है, राइट नाउ, यानी जोन ऑफ इंडिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। जोन ऑफ इंडिफरेंसेस इज रिलेटेड टू हर्बर्ट साइमन, रेंसिस लिकर्ट, चेस्टर बर्नार्ड, एमपी फॉलेट। उदासीनता के क्षेत्र का संबंध हर्बर्ट साइमन से है, रेंसिस लिकर्ट से है, चेस्टर बर्नार्ड से है, एमपी फॉलेट से है। अगर आपने प्रश्नों को ध्यान से देखा है, अगर आपने सिलेबस ध्यान से पढ़ा हुआ है, तो आप जरा प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो देखिए, मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि एक अथॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है, सारा खेल इसी का है। अथॉरिटी यानी जो पावर है, इस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए वी नीड द अथॉरिटी, ठीक है ना। अथॉरिटी का मतलब है कि इस पावर का किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाना है, किस तरीके से लिए किया जाना है और किसके माध्यम से किया जाएगा। ये तीन बातें विशेष तौर पर इसमें डिफाइन कर दी जाती हैं। अथॉरिटी हो गया। अब इस अथॉरिटी की आप अनुपालना कराना चाह रहे हैं। अथॉरिटी का मतलब है कि इसके साथ आपकी अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर होगी। विदाउट अकाउंटेबिलिटी के इन दोनों के बीच एक क्या होता है, रेशनल रिलेशन होता है, आनुपातिक संबंध होता है, राइट। और इस पर उर्विक ने बहुत शानदार तरीके से कहा है, गुलिक ने भी बहुत शानदार एक्सप्रेशन डाला है कि भाई इसके बीच आनुपातिक संबंध होना चाहिए। अगर आनुपातिक संबंध नहीं है तो अगर आप बिना अधिकार के यानी प्राधिकार के उत्तरदायित्व दे देते हैं तो वो अर्थहीन हो जाता है, और उत्तरदायित्व के बिना अगर प्राधिकार दे देते हैं तो वो निरंकुश हो जाएगा, ठीक है ना। तो सारा खेल ये है कि प्राधिकार का जब आप अनुपालन करेंगे तो इसमें कौन होता है, इसमें एक लीडर होता है। कौन होता है? लीडर होता है। और दूसरे कौन होते हैं? इसमें फॉलोअर होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट बोलते हैं, सबऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इसमें जोन ऑफ इंडिफरेंसेस क्या कहता है? जोन ऑफ इंडिफरेंसेस कहता है, जोन ऑफ इंडिफरेंसेस क्या कहता है ये, कि ये जो लीडर है, जब ये लीडर इसको ऑर्डर जारी करेगा तो इस लीडर का हर ऑर्डर ये अनुपालन नहीं करेगा, राइट ना। ये उसी ऑर्डर का अनुपालन करेगा, इसका अधीनस्थ, जो इस जोन ऑफ इंडिफरेंसेस के दायरे में आएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जोन ऑफ इंडिफरेंसेस का दायरे का मतलब क्या है? जोन ऑफ इंडिफरेंसेस का दायरे का मतलब यह है कि इस लीडर को आदेश जारी करते समय यह देखना होगा कि इसका जो सबऑर्डिनेट है, इसकी मानसिक और शारीरिक दशा उस अकॉर्डिंग है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब वो इसको जारी करेगा तो वो ये देखेगा कि वो जो आपने जारी किया है वो आपने संगठनात्मक हितों के अनुरूप जारी किया है या नहीं। अगर आपने पर्सनल इंटरेस्ट से किया है तो हो सकता है वो इसके हितों को नुकसान पहुंचाता हो, यानी आपने जो ऑर्डर जारी किया है वो इसके व्यक्तिगत हितों को नुकसान ना पहुंचाता हो। और व्यक्तिगत हितों को नुकसान कब पहुंचाएगा? जब आपने पर्सनल ध्येय के लिए आपने ऑर्डर दिया। जैसे आपने ऑर्डर दे दिया, अभी परिस्थितियां उस तरह की नहीं, और बोल दिया कि जाओ सामने वाले बॉर्डर पर हो, ठीक है। अब आपका दिमाग कुछ घूम करके बोला चलो गोलाबारी कर दो, तो उसका जूनियर कहेगा सब गोलाबारी क्यों करेंगे, ऊपर से ऑर्डर तो आया नहीं है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है आप लिखित में दीजिए। या अभी मान लीजिए पब्लिक अपीयरेंस है और वहां पर सीओ साहब बोल देते हैं, एसडीएम साहब वहां पर मुआयना कर रहे हैं और सीओ साहब बोल देते हैं कि साहब गोली चलाने का आदेश दे दीजिए। एसडीएम कहेगा भाई क्यों देंगे आदेश, जवाबदेही तो मुझे देनी पड़ेगी ना, तुम्हें थोड़ी नहीं देंगे। तुम तो बोल दोगे कि एसडीएम साहब ने आदेशित किया था इसलिए हमने गोलीबारी कर दी, तो तुम तो निकल जाओगे, जवाब तो हमें देना पड़ेगा ना।
तो अभी तो ऐसी परिस्थिति है नहीं, जब परिस्थिति होंगी तो देखा जाएगा। आर यू गेटिंग द थिंग्स? तो कहने का मतलब ये है कि ये लीडर जब इसको ऑर्डर जारी कर रहा है तो इसको ये देखना है कि ये इसके व्यक्तिगत हितों को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, राइट। और जब जो आदेश आप दे रहे हैं वो स्पष्ट तौर पर इसकी समझ में आना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसकी व्याख्या करे। व्याख्या करने का मतलब क्या हुआ, जैसे अब आपने अधीनस्थ को बोल दिया कि अधीनस्थ नियमानुसार कार्रवाई करें। अब उसने कहा यार नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए तो मैं कह रहा हूं कि आप मुझे इस पर आदेशित कीजिए, तो ये कोई ऑर्डर नहीं हुआ कि नियमानुसार कार्रवाई करें, राइट नाउ। जब अधीनस्थ आपसे कह रहा है कि इस मामले में मुझे क्या करना है, आप ऑर्डर दीजिए, और आप गोलमोल साहब दे रहे हैं, राइट, तो ये ठीक नहीं है। तो इसी को बोलेंगे अब जोन ऑफ इंडिफरेंसेस कहेंगे। तो ये बात किसने कही थी सबसे पहले? ये सबसे पहले कही थी आपके चेस्टर बर्नार्ड ने। किसने? चेस्टर बर्नार्ड ने कही थी। और चेस्टर बर्नार्ड की इसी लीड को आगे बढ़ाया था हर्बर्ट साइमन ने। किसने बढ़ाया था? साइमन ने। साइमन ने भी इस पर प्रकाश डाला है, लेकिन साइमन ने छोटा सा इसमें चेंज कर दिया था। छोटा सा चेंज क्या किया था कि उन्होंने जोन ऑफ इंडिफरेंसेस की जगह जोन ऑफ एक्सेप्टेंस कर दिया, यानी सहमति का क्षेत्र कर दिया। और उन्होंने ये कहा था कि सहमति का क्षेत्र कैसे क्रिएट होगा, तो डिसीजन मेकिंग को लेकर के उन्होंने बात की है। तो इन दोनों के कंपैरिजन को लेकर के भी प्रश्न आता है। तो अगर यहां पर हर्बर्ट साइमन को टिक मत कर दीजिएगा, यहां पर टिक करना है आपको चेस्टर बर्नार्ड को। सी आंसर होगा इसका। क्या होगा? सी आंसर होगा। पॉइंट की क्लैरिटी है ये। चेस्टर बर्नार्ड। वेरी गुड बेटा विराट। इंदुमती, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग विराट, गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट को मेरी ओर से शुभाशीष है और शुभकामनाएं। आ जाइए। In establishing the conceptual basis of his theory of democratic management, Vincent Ostrom criticized the major contributors to the management theory. Identify the order of Ostrom's criticism. ये कह रहा है कि विसेंट ऑस्ट्रम ने 1960 के दशक में पब्लिक चॉइस अप्रोच दी थी। क्या दी थी? पब्लिक चॉइस अप्रोच। और इस पब्लिक चॉइस अप्रोच से इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये फोकस किया था कि डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। किसकी जगह पर? इन प्लेस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी इन प्लेस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी जगह क्या होना चाहिए? डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि प्रशासन ने लोकहित के नाम पर अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति की है, तो व्यक्तिगत हितों की पूर्ति नहीं, राइट। यानी आप पारदर्शी नहीं रहे, राइट। आप में भ्रष्टाचार है, आप में पक्षपात है, इसमें बहुत सारी बातें निगेटिव आ जाती हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि भाई इसकी जगह डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो लोक भागीदारी पर आधारित होना चाहिए, जो विकेंद्रीकरण पर आधारित होना चाहिए, न कि केंद्रीकरण पर। किस पर? विकेंद्रीकरण पर आधारित होना चाहिए, और जो पब्लिक इंटरेस्ट में आपका किया जाना चाहिए। इस तरह से इसमें उन्होंने कई एक बातें यहां पर जोड़ी थी, ठीक है। तो जब उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने पहले के चिंतकों की गंभीर आलोचना की, राइट नाउ। तो यहां पर प्रश्न ये कह रहा है कि उन्होंने जो आलोचना की थी तो उसमें किन किन की आलोचना की थी, उनको क्रमबद्ध रूप से बताइए। तो ये प्रश्न आपको घुमा दिया है। अब देखिए ये भी PYQ है, यूजीसी नेट में पूछा गया, किसी वर्ष का पूछा गया प्रश्न है ये आपका यूजीसी नेट का PYQ है ये, राइट। तो देखिए कितना सुंदर तरीके से यूजीसी ने इस प्रश्न की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए आपको ये प्रश्न। अब देखिए अगर इसको सीधे सीधे भी पूछा जा सकता था, सीधे सीधे ये पूछा जा सकता था कि नीचे जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं इन्हें आप कालक्रम के अनुसार सजाइए कि पहले कौन आया फिर कौन आया। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा है कि चेस्टर बर्नार्ड ने आलोचना की थी, तो जिनकी आलोचना की थी वो किस क्रम में की थी, राइट। तो बात एक ही है, जैसे ऐसे नाक पकड़ना और ऐसे करके नाक पकड़ा देना, राइट नाउ। तो ये जो वाला प्रश्न है ना, ये ऐसे न करके ये ऐसे पकड़ने के लिए कह रहा है, तो बात तो वही हुई। आ जाइए। तो सबसे पहले वो किसकी बात करेंगे भाई? शुरुआत में क्लासिकल थ्योरी आई थी, तो क्लासिकल थ्योरी की उन्होंने धज्जियां उड़ाई। फिर उन्होंने व्यवहारवादी जो सिद्धांत थे उनकी धज्जियां उड़ाई, राइट नाउ, जिसमें ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और बिहेवियर थ्योरी दोनों ही आ जाती हैं, क्लासिकल थ्योरी आई जाती है। इन सब की धज्जियां उड़ा दी थी उन्होंने, राइट नाउ। और फिर बाद में आप देखेंगे कि जो है कुछ लोग जो है इकोलॉजिकल उसके लिए चले गए थे, राइट नाउ। तो उन्होंने कहा यार ये सब नहीं, राइट नाउ। पब्लिक चॉइस अप्रोच को उन्होंने फोकस किया था, राइट नाउ। तो आ जाइए। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले वुडरो विल्सन आएगा 1 नंबर पर,
क्योंकि शुरुआत तो यहीं से हुई थी। इन्होंने कहा कि राजनीति प्रशासन का विभाजन नहीं, ये जो प्रशासन है ये प्रशासन राजनीति के दायरे में ही कार्य कर रहा है। अगर राजनीति बदमाशी करेगी तो प्रशासन भी करेगा, राइट। तो दोनों को यानी राजनीति प्रशासन का जिस तरह से द्विभाजन है वो स्वीकार नहीं है, ठीक है। लूथर गुलिक और संगठन के आदेश, राइट। तो ये तो भाई 1937 में आते हैं, तो सी नहीं आएगा, राइट नाउ। फिर है आपके मैक्स वेबर, तो 2 नंबर पर मैक्स वेबर आ जाते हैं, राइट नाउ। मैक्स वेबर का नौकरशाही मॉडल आ जाता है, राइट। ये क्लासिकल थ्योरी में ही है। अब आ जाइए हर्बर्ट साइमन और आंतरिक संरचना, ये बाद में आती है। तो उससे पहले कौन आ जाते हैं आपके, लूथर गुलिक और संगठनिक पद सोपान। 1937 तक इन्होंने अपना कामकाज कर करा करके मतलब फिट कर दिया और क्लासिकल थ्योरी को जेनिथ पर पहुंचा दिया। फिर है हर्बर्ट साइमन, तो हर्बर्ट साइमन की भी आलोचना की है, इन्होंने बख्शा किसी को नहीं है, ठीक है ना। तो आ जाइए बी हो गया, नहीं DBCA, तो DBCA आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 2, DBCA 1887। फिर आपके लूथर गुलिक और उनके संगठन के सिद्धांत ये 1930 के दशक में आते हैं, राइट। आपका नौकरशाही मॉडल दिया था मैक्स वेबर ने, तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दिया था इन्होंने, राइट। और हर्बर्ट साइमन की आंतरिक संरचना, ये इसकी अगर आप बात करें तो ये आपके 1940 के दशक की बात आती है। तो ये इनका क्रम था, ठीक है ना। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, जरा ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। क्या है, हु कॉल्ड द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अ सेल्फ कंसाइंस मूवमेंट। बहुत बड़ी बात है, ये स्टेटमेंट किसका है, बिंद्रा कुशवाहा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सभी स्टूडेंट को मेरी ओर से शुभाशीष है और शुभकामनाएं। बेटा सवाल देखिए, जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको तो आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो फिर वहां पर आप थोड़ा सा आपको मुझे लग रहा है दिक्कत होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 क्वेश्चंस में से अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को आप उठा करके देखें, जैसे आपको पीछे हमने बताया इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों की संख्या मोर देन 65% के आसपास होती है। 65 क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, 65 से 70। केवल वन लाइनर वाले जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, वो तो 30 होते हैं। तो 30 में कैसे सिलेक्शन होगा जरा बताइए। तो फिर आपकी निर्भरता किस पर चली जाएगी, जो बाकी के जो जीके वाला पेपर है फर्स्ट पेपर, उस पर। तो फर्स्ट पेपर से सिलेक्शन थोड़ी नहीं होगा बेटा, सिलेक्शन तो आपका सेकंड पेपर से ही होगा ना फाइनली, अल्टीमेट। उसमें तो बहुत साधारण किस्म के प्रश्न होते हैं, तो कंपटीशन फर्स्ट पेपर में थोड़ी नहीं है, कंपटीशन तो सेकंड पेपर में होता है, ठीक है। तुलनात्मक लोक प्रशासन आंदोलन को किसने आत्मचेतन आंदोलन कहा है, हु कॉल्ड द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अ सेल्फ कंसाइंस मूवमेंट। सेल्फ कंसाइंस मूवमेंट है, तो इसमें ड्वाइट बाल्डो हैं, इनका बड़ा योगदान है भाई, राइट। इन्होंने अच्छे से समझाया, क्या समझाया था कि देखो यार, जो विज्ञान आप चल रहे हो ना, राइट नाउ, द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डैश 3 प्रॉब्लम, कल भी मैंने आपसे बात की थी, राइट। इनकी जो पुस्तक आई थी, तो ध्यान से आप समझिएगा। इन्होंने ये कहा था कि भाई जब तक आप क्रॉस कल्चर स्टडी नहीं करेंगे, राइट नाउ, तब तक कैसे, यानी आपने अंडरलाइन कर लिया, ठीक है, आपने पीडीएफ पढ़ लिया, ठीक है, आपने कोई नोट्स मंगा लिए उनको पढ़ लिया, आपको लगता है कि आपको 10 यूनिट एकदम टिप्स पर हैं, तो भाई जरा ये तो देख लो कि क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो पहले तो खुद ही आत्म मूल्यांकन कर लो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को लगा करके, फिर जरा कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो कि आप कहां हो, और फिर जो ऑनलाइन, अब तो आजकल तो बहुत सुविधा हो रही है, ये ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं ये, राइट। तो वहां आकर के आप अपना कमेंट कीजिए, जरा देखिए कि आप कहां हैं और दूसरे लोग कहां हैं। तो जब आप क्रॉस कल्चर जब चीजों को आप एग्जामिन करेंगे तो आप सही निचोड़ पर पहुंचेंगे। तो इसी को क्या कहा है, यानी तुलनात्मक लोक प्रशासन, राइट नाउ। तो ये आत्मचेतन का दौर है, किसका, आत्मचेतन का। तो ध्यान से आप समझिएगा, हु कॉल्ड कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट अ सेल्फ कंसाइंस मूवमेंट है। फिर आप देखेंगे कि इसको, फिर इस लीड को आगे किसने बढ़ाया, बाल्डो ने जो ये बात कही, तो इस लीड को आगे बढ़ाते हैं जेएम गॉस। और जेएम गॉस कहते हैं कि भाई जब क्रॉस कल्चर आप एनालिसिस करेंगे, राइट नाउ, जब कंपैरेटिव लेवल पर जब आप जाएंगे तो उसकी अप्रोच क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि इकोलॉजिकल अप्रोच होगी, ठीक है साहब। उन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच की बात कर दी जेएम गॉस ने। फिर और आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं तो धड़ से इस पर एकदम जबरदस्त तरीके से काम करते हैं कौन, एफडब्ल्यू रिक्स।
1961 में उनकी पुस्तक आती है इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दुनिया में धूम मचा दी उनके लेखन ने, राइट नाउ। तो ये सीरीज क्रमबद्ध आता है, यानी बाल्डो के बाद गॉस, और गॉस के बाद कौन आ रहे हैं, आपके FW रिक्स आते हैं, और तीनों पर ही आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब आगे का क्वेश्चन आप देखेंगे अलग अलग तरीके से मैंने यहां पर सामने किया हुआ है। बिंद्रा कुमारी, यूजीसी में मेरा फर्स्ट बार है। कोई बात नहीं बिंद्रा बेटा, मैं आपके साथ हूं, और इस विषय को हमने पढ़ा नहीं है, इस विषय को हमने जिया है। और इस विषय को इसलिए नहीं पढ़ा था कि आपको पढ़ाना है या यूपीएससी को पढ़ाना है, इस विषय को इसलिए पढ़ा गया था पॉलिटिकल साइंस में बहुत जबरदस्त मेहनत करने के बाद, और फिर लास्ट में फोकस किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो उसकी वजह यह थी कि एक कुशल प्रशासक की श्रेणी में अपने आप को देख रहे थे। अब वो बात एक अलग है, वो इतिहास हो गया, वो क्या था क्या नहीं था उसको छोड़िए, ठीक है ना। तो इस विषय पर यूपीएससी में भी मानक स्थापित हुए हैं मेंस को लेकर के। अब तो खैर वहाँ प्रीलिम्स में तो है नहीं, अब तो मेंस में है सब्जेक्टिव लेवल पर। और यूजीसी नेट में आप चिंता ना करें, राइट नाउ कदम से कदम मिला करके चलते रहिए। प्रीलिम आपका जो है यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। 70% से नीचे अटेम्प्ट नहीं करेंगे, गारंटी है ये। एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, 100 सवाल हैं, 100 सवाल में से 70 सवाल मिनिमम आप सॉल्व करके आएंगे हर हालत में, राइट नाउ। अब वो चूंकि पेपर का समय है, उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं। पेपर तो 100% सॉल्व कर देंगे, लेकिन उन परिस्थितियों में आप 70 सवाल से नीचे सवाल लगा करके नहीं आएंगे। इस तरह से आपको ट्रेंड किया जाएगा, इससे ऊपर ही जाएगा आपका, नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। आ जाइए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर प्रेजेंट इन वेबर्स मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि यहां पर कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इन एलिमेंट में से वेबर के नौकरशाही मॉडल का एलिमेंट नहीं है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, वो कौन सा है। तो भाई मैक्स वेबर ने नौकरशाही मॉडल दिया था, और इस नौकरशाही मॉडल की उन्होंने समाजशास्त्रीय व्याख्या की थी, और समाजशास्त्रीय व्याख्या करके उन्होंने ये कहा था कि देखो भाई, परिस्थिति में जब बदलाव आता है, परिस्थिति में क्या बदलाव आया कि जब लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हो गई राजनीतिक स्तर पर, विधि के शासन की स्थापना हो गई राजनीतिक स्तर पर, और वेलफेयर स्टेट की स्थापना हो गई राजनीतिक स्तर पर। जब राजनीतिक स्तर पर इस तरह का बदलाव आएगा, तो फिर जो मैं ये मॉडल बता रहा हूं, इस मॉडल के अनुसार ही पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलेगा, इसके अलावा आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। फिर वो कहते हैं कि अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं और आप छोटे संगठन हैं, तो ठीक है, आप अपने हिसाब से काम करते रहिए, लेकिन जैसे ही आपका संगठन बड़ा होगा, छोटे से बड़ा होगा, तो बड़ा संगठन होने पर आपको इस मॉडल को फॉलो करना पड़ेगा अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और बड़ा संगठन कब आता है? बड़ा संगठन तब आता है मार्केट इकोनॉमी में जब मुद्रा विनिमय अर्थव्यवस्था आ जाती है, कीमत यंत्र प्रणाली लागू हो जाती है, बाजार व्यवस्था लागू हो जाती है, राइट ना। तो जब इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, बड़े बड़े संगठन अस्तित्व में आते हैं, तो बड़े बड़े संगठन इसी ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के आधार पर संचालित होंगे, और कोई उपाय नहीं है, राइट। तो इसमें उन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था 4 तो दिए थे इन्होंने संरचनात्मक, और 4 दिए थे प्रकार्यात्मक। जैसे इन्होंने कहा श्रम विभाजन को आपको लागू करना पड़ेगा, किसको? श्रम विभाजन को। फिर इन्होंने कहा कि श्रम विभाजन कर दिया, तो अब उस श्रम विभाजन के अकॉर्डिंग आपको तकनीकी संगठन के रूप में से एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तकनीकी संगठन का मतलब क्या है कि कार्य करने की एक वैज्ञानिक पद्धति आप विकसित करेंगे, राइट। उसमें उसी के अकॉर्डिंग योग्यता धारक व्यक्तियों को क्या करेंगे? आप भर्ती करेंगे, उनको फिर उसी लेवल पर आप ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग देकर के आप पदस्थापना करेंगे। जब आप इस कल्चर को अपनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा था, यानी तकनीकी संगठन हो गया। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये कैसा होना चाहिए? विधि आधारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विधि आधारित होना चाहिए, यानी आपको इसको लीगल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी व्यवस्था चल पाएगी, अदरवाइज नहीं चल पाएगी, राइट। फिर उन्होंने कहा ये लिखित अभिलेख पर आधारित होगा, ये निर्व्यक्तिक होगा, ये पदसोपानी होगा। क्या होगा? पदसोपानी होगा। इसके निश्चित वेतन भत्ते होंगे, यानी कैरियर जो होगा वो लाइफ टाइम कैरियर होगा। और फिर जब इन सब आधारों पर यह काम करेगा तो इसका अपना एक सोशल स्टेटा होगा, मतलब ये सामाजिक स्तरीकरण, यानी एक वर्ग के रूप में स्टैब्लिश होगा, ठीक है। ये बात वो कहते हैं। अब जरा आ जाइए, यहां पर क्या कहा है?
यहां पर कहा है कि हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ द ऑफिसेज 100% सही है, ये तो एकदम सही है। डिवीजन ऑफ वर्क की बात की है, यानी योग्यता के अनुसार कार्य का बंटवारा, तो ये भी इसमें है। रिटन रूल्स फॉर कैरिंग आउट द फंक्शन इन्वॉल्व, आपको काम जो करने हैं उनका आपको रिकॉर्ड रखना होगा, तो लिखित अभिलेख की बात हो गई। सोशल स्ट्रेटा इन डिटरमाइनिंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अब देखिए पता नहीं, अब मैं नहीं कह सकता कि क्या है, ये आपका PYQ है और इस PYQ में जो आंसर आपका दे रखा है वो दे रखा है ABC और D को नहीं माना है, लेकिन मेरा एक्सप्लेनेशन है कि DB है। D क्यों है? क्योंकि यानी मैक्स वेबर कहते हैं कि ये नौकरशाही अपनी काम करने के तौर तरीके, इसकी जो काम करने की जो योग्यता है, ठीक है ना, तौर तरीके हैं, और उसके आधार पर ये समाज में जो योगदान करती है, तो इसके आधार पर इसका एक सोशल स्ट्रेटा क्रिएट होता है, यानी सामाजिक स्तरीकरण पर आधारित होती है ये। और ये कह रहा है सोशल स्ट्रेटा इन डिटरमाइनिंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी भाई लोक नियोजन में आपका क्या होगा, सोशल स्ट्रेटा हो ही जाएगा। अरे सोशल स्ट्रेटा कैसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें किन लोगों को भर्ती किया जा रहा है। अभी अगर IAS की परीक्षा को आप उठा करके देखिए, राइट, ये तो, या आप अपने को आप उठा करके देखिए कि आपका क्या हो गया, लेक्चरर हो गया, राइट नाउ, फिर उसके ऊपर क्या हो गया, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी रीडर हो गया, रीडर से प्रोफेसर हो गया, राइट नाउ, इस तरह से हायरार्की है, या और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, राइट। तो आप ये तो सोशल स्ट्रेटा तो होता है ना कि जो योगदान करने की योग्यता है आपकी, उसके आधार पर आपका सामाजिक स्तरीकरण होता। और ये बेवर ने कहा है, बेवर का ये व्यू है, और इसको ये नहीं मान रहे हैं आपके, अब पता नहीं क्यों नहीं मान रहे हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन मेरी ओर से इसका आंसर क्या होगा, आपका ABCD, यानी चारों ही ऑप्शन होंगे, राइट नाउ, क्योंकि मैक्स वेबर ने खुद इसका एक लक्षण बताया है कि नौकरशाही है वो सोशल स्ट्रेटा के बेस पर होती है, और ये उसके लिए मना कर रहे हैं। क्यों? अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि योग्यता रहेगी तभी तो आपके अपॉइंटमेंट होगा, जो टेक्निकल जो आधार है उसके आधार, फिर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, देन आपको पदस्थापित किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, सोशल स्ट्रेटा हो जाएगा। क्यों होगा? इसकी एक वजह है, एक तो आपकी योग्यता हो गई, दूसरे आपको जो आर्थिक लाभ जो मिल रहा है, लाइफ टाइम कैरियर हो रहा है। तो पब्लिक नियोजन में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ये सोशल स्ट्रेटा सुनिश्चित करता है। आपसे ये प्रश्न पूछा भी जाता है, जैसे आप IAS की तैयारी करते हैं, PCS की तैयारी करते हैं, कि आप IAS क्यों बनना चाहते हैं, तो वहां पर सीधे यही कहा जाता है कि साहब मैं IAS इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि मैं समाज सेवा करता हूं। तो बोलते हैं कि फिर तो बाबा आपटे बन जाइए, मदर टेरेसा बन जाइए, और कोई इस तरह से काम कीजिए। तो यानी एग्जैक्टली वो इसी चीज की बात कर रहे हैं कि भाई इससे सामाजिक दर्जा सुनिश्चित होता है। क्या होता है? सामाजिक दर्जा, सोशल स्ट्रेटा। लेकिन ये इसको नहीं मान रहे हैं। चलिए तो देखिए, अब जो की के आधार पर जो आंसर दिया है या किसी के आधार पर दिया है, वो उससे मैं कन्फाइंड नहीं हूं व्यक्तिगत तौर पर, तो वो तो आपका ये आंसर दे रहे हैं, लेकिन मेरे अनुसार इसका आंसर होगा एक D, यानी ये भी सही है। सोशल स्ट्रेटा की बात हो रही है इसमें, क्या हो रही है? सोशल स्ट्रेटा की। पढ़ लीजिए, राइट नाउ डॉक्यूमेंट के साथ मैं आपको बता दूंगा। यानी वर्ग समाज की कल्पना की है किसने? वेबर ने। मैक्स वेबर ने खुद कहा है कि नौकरशाही एक वर्ग के रूप में स्थापित होती है, यानी सोशल स्ट्रेटा के रूप में। और सोशल स्ट्रेटा किससे रिकॉग्नाइज होगा? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। तो गलत कैसे हो जाएगा भाई ये, राइट नाउ? पता नहीं क्या दिमाग था। तो ये क्वेश्चन विवादित रहा होगा डेफिनेटली, ठीक है ना? आ जाइए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक्स द आइडियोग्राफिक अप्रोच फोकसेस ऑन। आइडियोग्राफिक फोकसेस किस पर होगा? तो देखिए, अ स्पेसिफिक केस स्टडी, जनरलाइजेशन। फ्रेडरिक्स के अनुसार आइडियोग्राफिक उपागम इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है। किस पर ध्यान केंद्रित करेगा? आइडियोग्राफिक। तो देखिए, JM गॉस कहते हैं कि भाई इकोलॉजिकल कंपैरेटिव स्टडी कीजिए। रिक्स कहते हैं कि ठीक है, रिक्स फिर इससे और बहुत आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने, रिक्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन की 3 अप्रोच आइडेंटिफाई की थी। तुलनात्मक लोक प्रशासन की, नोट कर लीजिए बेटा, राइट नाउ, 3 अप्रोच पर उन्होंने बात की थी कि कंपैरिजन कैसे किया जाता है। एक कंपैरिजन होता है नोमोथेटिक टू आइडियोग्राफिक। भाई पहले से आप नोमोथेटिक करते चले आ रहे थे, तो नोमोथेटिक नहीं होना चाहिए बल्कि आइडियोग्राफिक होना चाहिए, यानी नोमोथेटिक से आप आइडियोग्राफिक की ओर जाइए।
ये नोमोथेटिक का क्या मतलब होता है? इस नोमोथेटिक का मतलब होता है कि इसमें नियमों को जनरलाइज कर दिया जाता है। नियमों को जनरलाइज करने का मतलब है कि वी हैव क्रिएटेड दीज लॉज थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड दीज आर एप्लीकेबल एज अ होल सोसाइटी वेदर देयर एबिलिटी इज वट एवर। उनकी जो एबिलिटी है वो कुछ भी हो, उनका इंटरेस्ट कुछ भी हो, राइट नाउ ये प्रिंसिपल मान्य है। तो आपके रिक्स कहते हैं कि नहीं नहीं यार, ये नोमोथेटिक अप्रोच ठीक नहीं है। नोमोथेटिक अप्रोच की जगह क्या होना चाहिए? आइडियोग्राफिक होना चाहिए। आइडियोग्राफिक का मतलब है कि ये स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक का मतलब है कि इसमें केस स्टडी डोमिनेट हो जाएगी, यानी आपको ये देखना है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में राइट नाउ ये इस तरह के लोग हैं, इस तरह की यहां की कल्चर है, तो उस लेवल पर आप उसको क्या कीजिए, आप स्टडी कीजिए। तो ये हो गया आइडियोग्राफिक। तो आइडियोग्राफिक में स्पेसिफिक केस है ये रहेगा, केस स्टडी है ये रहेगा, जर्नलाइजेशन है ये किसका हो जाता है? ये नोमोथेटिक अप्रोच का हो जाता है। किसका? नोमोथेटिक का। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए और बी आंसर होगा, सी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ए और बी में कौन है? तीसरा वाला आंसर होगा। ये क्या होगा? तीसरा वाला। पहला अप्रोच। दूसरा अप्रोच उनका था, ध्यान से आप समझिएगा, कि नॉर्मेटिव टू इंपायरिकल। नॉर्मेटिव टू इंपायरिकल। अब देखिए, एक होता है आपको ये बनना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे यार, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, जरा खुद काम करके देखो ना, औकात समझ में आ जाएगी। तो रिक्स कहते हैं कि भाई नॉर्मेटिव पर फोकस मत कीजिए, कि आइडियलिस्टिक भाई कि इस लेवल पर आप चीजों को लेकर के जा रहे हैं। जब नॉमोथेटिक होगा तो क्या हो जाएंगे, यानी फिर आइडियलिस्टिक आप हो जाएंगे, नॉर्मेटिव हो जाएंगे। और जब आइडियोग्राफिक होंगे तो क्या हो जाएंगे आप? एम्पायरिकल हो जाएंगे, व्यवहारिक हो जाएंगे। यार व्यवहार में देखो चीजें क्या हैं, उस हिसाब से आप चीजों को मॉडिफाई कीजिए, ठीक है। तो एम्पायरिकल। और तीसरी बात थी नॉन इकोलॉजिकल। नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल। बोले कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 3 अप्रोचें चल रही हैं, तो उन्होंने इन 3 अप्रोचों में इस पर फोकस किया, नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल। तो उन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच को बेस बना करके अपना मॉडल डेवलप किया था और दुनिया में उन्होंने धूम मचा दी, राइट। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वो सिम्बाइसिस हो गए, तुलनात्मक लोक प्रशासन और रिक्स एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सामान्यीकरण इसमें नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, जरा ध्यान से सवाल पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा बेटा, ठीक है ना। और जरा कमेंट करते चली जाइए बेटा, भले ही आपको गलत उत्तर देंगे कोई बात नहीं, बट आप करते जाइए, ठीक है ना। कमेंट करना बहुत जरूरी है, उत्तर देना बहुत जरूरी है। और ये भी कमेंट कीजिए कि जो कुछ मैं आपको समझा रहा हूं आपको समझ में तो आ रहा है ना, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना, मतलब ठीक है, चीजें समझ में तो आ रही है ना। तो ये भी आप साथ साथ कमेंट करते जाइए, ठीक है ना। Who among the following made a distinction between obedience and acceptance of the authority? अब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने आज्ञा पालन और सत्ता की स्वीकृति के बीच भेद किया है? आज्ञा पालन और सत्ता की स्वीकृति के बीच भेद किया है। ध्यान से आप समझिएगा, आज्ञा पालन और सत्ता की स्वीकृति के बीच भेद किया है, राइट। अगर हम इसको आइडेंटिफाई करें तो क्या निकल करके आएगा? देखिए, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, मैक्स वेबर और जेडी मुनी। आज्ञा पालन और सत्ता की स्वीकृति के बीच भेद किया है चेस्टर बर्नार्ड ने, हर्बर्ट साइमन ने, मैक्स वेबर ने और जेडी मुनी ने। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? फटाफट आंसर दीजिए बेटा। अगर गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर देना बहुत जरूरी होता है। मैं इधर हट जाता हूं, ये लीजिए। फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्या होगा? Who among the following made a distinction between the obedience and acceptance of the authority? यानी आपके प्राधिकार का अनुपालन आज्ञाकारिता के साथ होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अगर आपका जो आदेश है वो किस में आए? जोन ऑफ इंडिफरेंसेस में आए। किस में आए? अभी तो पढ़ाया था मैंने, जोन ऑफ इंडिफरेंसेस में आए, राइट।
और जोन ऑफ इंडिफरेंसेस की बात किसने की है? चेस्टर बर्नार्ड ने की है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, जरा सवाल को ध्यान से पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। क्या सवाल है? उर्विक प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंस इज रिलेटेड टू, उर्विक का पत्राचार, उर्विक्स प्रिंसिपल्स ऑफ करस्पॉन्डेंस इज रिलेटेड टू, उर्विक का पत्राचार का सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी जैसे आपकी हायरार्की है, अब ये इसको कमांड दे रहा है, ये इस लेवल पर कमांड दे रहा है, तो कमांड देगा तो इसमें उसको क्या करना पड़ेगा? यानी करस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार करना पड़ेगा, ठीक है ना? यानी उसको अपना आदेश जारी करना पड़ेगा, निर्देश जारी करना पड़ेगा। ध्यान से आप समझिएगा, क्या करना है? आदेश एवं निर्देश जारी करने हैं। तो ये जो आदेश और निर्देश जब जारी करने हैं, तो ये आदेश और निर्देश किस दायरे में आने चाहिए? तो उर्विक कहते हैं कि ये आदेश और निर्देश हैं वो आपके उत्तरदायित्व, आपको जो उत्तरदायित्व दिया है उस तो कंटेंट में होना चाहिए, और जितनी आपको अथॉरिटी दी है उस अथॉरिटी के दायरे में आना चाहिए। यानी उत्तरदायित्व और प्राधिकार के दायरे में किया गया आपका आदेश और निर्देश अनुपालित होगा। और अगर आपका आदेश और निर्देश अगर उत्तरदायित्व प्राधिकार के आनुपातिक संबंध के दायरे में नहीं है, तो आपके आदेश का या निर्देश का अनुपालन नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए आप एसपी कम्युनिकेशन हैं और आप लॉ एंड ऑर्डर वाली ब्रांच को कोई निर्देश आदेश जारी करते हैं, तो वो क्यों मानेगा? क्योंकि ये तो आपकी अथॉरिटी नहीं है, बात खत्म हो जाती है वहीं पर। या एसपी लॉ एंड ऑर्डर है राइट नाउ, और वो वेलफेयर वाले मैटर में जाकर के कोई बात कर देता है, तो उसकी बात क्यों सुनी जाएगी? उसके लिए तो भाई एसपी वेलफेयर बैठा हुआ है, तो वो देखेगा उसको। हाँ, अगर उसको ये अधिकार दे रखा है, ये प्रभार दे रखा है, तो वो उसको देखेगा राइट नाउ। तो बेसिकली अगर आप इस लेवल पर आप देखेंगे तो एसपी कम्युनिकेशन हो गया, एसपी लॉ एंड ऑर्डर हो गया और एसपी वेलफेयर हो गया राइट नाउ, इन चीजों को देखने के लिए। तो अब डिपेंड करेगा कि आपको वो अथॉरिटी दी हुई है कि नहीं दी हुई है राइट नाउ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है या नहीं है। तो इनके बीच क्या होना चाहिए? आनुपातिक रिलेशन होना चाहिए। और फिर वो उर्विक कहते हैं कि अगर उत्तरदायित्व तो आपको दे दिया और प्राधिकार नहीं दिया तो ये मीनिंगलेस है। कौन मानेगा आपकी बात? कोई नहीं मानेगा। और अगर आपको प्राधिकार दे दिया और आपके पास उत्तरदायित्व तो नहीं है, तो आप क्या हो जाएंगे? निरंकुश हो जाएंगे। आप अपने लिए परेशानी पैदा करेंगे और दूसरे लोगों के लिए परेशानी पैदा करेंगे। किसमें? संगठन में। तो उन्होंने कहा था कि उत्तरदायित्व और प्राधिकार के बीच आनुपातिक संबंध के आधार पर आप क्या कीजिए? पोस्ट क्रिएट करना है, ये प्रिंसिपल है उनका, और इसी दायरे में आपको आदेश और निर्देश जारी करने हैं, तभी उसकी अनुपालना होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसका मतलब पत्राचार का संबंध किससे है? प्राधिकार और उत्तरदायित्व के सिद्धांत से है। किससे? प्राधिकार और उत्तरदायित्व के सिद्धांत से है। किसके से? उर्विक के। और उर्विक ने कितने सिद्धांत दिए थे? 29 सिद्धांत दिए थे प्रबंधन के। कितने सिद्धांत दिए थे? 29। उनमें से प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व में आ जाता है पत्राचार का सिद्धांत उनका। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, जरा ध्यान से सवाल को देखिएगा और पढ़िएगा। यानी इस तरह से भी आपसे सवाल पूछा जाता है। क्या है ये? एग्रीकल्चर ट्रांजिशन इंडस्ट्रियल इकोलॉजिकल अप्रोच। यानी आपको ये यहां पर विषय वस्तु दी हुई है और ये उसका क्या दिया हुआ है, यानी अप्रोच है। तो आप यहां पर 3 तो गलत मैच किए हुए हैं और एक सही से मैच किया हुआ है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आ जाइए कैसे? एग्रीकल्चर, ट्रांजिशनल एंड इंडस्ट्रियल, तो ये क्या हो गया आपका? इकोलॉजिकल। ठीक है। कृषि का, ट्रांजिशिया, औद्योगिका, तो क्या यह पारिस्थितिकी मॉडल है? दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज अ सब सिस्टम इन सोसाइटी, जब आप इस तरह की व्यवस्था की बात करते हैं तो क्या वो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल कहलाएगा? अच्छा, एनालिसिस ऑफ ह्यूमन सिस्टम इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो क्या इसको बिहेवियर अप्रोच कहेंगे? अच्छा, लीगल रेशनल अथॉरिटी को नॉर्मेटिव सिस्टम कहेंगे, यानी वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार को सामान्य प्रणाली क्रिएट होती है क्या इससे? तो ये आपका मिलाने के लिए इस तरह से भी आपसे प्रश्न कर देती है यूजीसी। ठीक है। अच्छा, कभी कभी
ये ऐसे भी प्रश्न होता है, कभी कभी क्या होता है कि एक तरफ ये विषय वस्तु दे दी जाएगी और दूसरी तरफ 1 2 3 करके क्या दे दिया जाएगा आपका कि ये पारिस्थितिकी, अधिकारी तंत्र, व्यवहारिक और सामान्य प्रणाली। अब आप उसको मैच कीजिए और नीचे विकल्प दे देंगे आपको ABCD करके कि 1 2 3 है या 2 3 1 है, इस तरह से। तो दोनों ही तरह से आपको तैयार होना है। आइए इस वाले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आंसर होगा कि एग्रीकल्चरल ट्रांजिशन इंडस्ट्रिया, ये मॉडल किसने दिए थे? रिक्स ने दिए थे कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये बात एकदम सही है। 1961 में रिक्स ने क्या दिया था? तुलनात्मक लोक प्रशासन। क्या दिया था? तुलनात्मक लोक प्रशासन पर काम किया था। इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। किसके नाम से? इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से। ठीक है, तो ये सही है। अब देखिए इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज अ सब सिस्टम इन सोसाइटी। तो अगर इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये वाली बात क्या आ जाती है? ये तो नॉर्मेटिव हो जाती है। क्या हो जाती है? नॉर्मेटिव हो जाती है। नॉर्मेटिव एनालिसिस ऑफ ह्यूमन सिस्टम इन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की अगर आप बात करते हैं, राइट, तो ये ह्यूमन रिलेशनशिप में जब आप बात करेंगे तो ये आपका बिहेवियर नहीं है, ये तो बिहेवियरल अप्रोच थोड़ी नहीं होगा, राइट, ये बिहेवियर अप्रोच नहीं है, राइट। और अगर लीगल रेशनल की अगर आप, ये तो मानव संबंध सिद्धांत की बात हो रही है। किसकी? मानव संबंध सिद्धांत की। व्यवहारवादी इसके बाद की कड़ी है। इसमें कौन है? आपके मेयो वगैरह हैं, राइट नाउ। और व्यवहारवाद में कौन आते हैं? चेस्टर बर्नार्ड आते हैं, अब्राहम मास्लो आते हैं, क्रिस एंग्रिश आते हैं, राइट, और आपके डगलस मैकग्रेगर आते हैं। ये पूरी एक क्रम है और ये तो मानव संबंध सिद्धांत है आपका। अब आ जाइए लीगल रेशनल अथॉरिटी की अगर आप बात करें तो लीगल रेशनल अथॉरिटी क्या है? आपका ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है। क्या है? ये आपका नौकरशाही मॉडल होता है। क्या होता है? नौकरशाही मॉडल होता है। और ये कह रहा है नॉर्मेटिव सिस्टम, तो ये तो गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर 1 हो जाएगा। ये सही मैच है आपका। क्या है? सही मैच्ड है। आ जाइए आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, जरा सवाल को ध्यान से पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। सवाल क्या है? Who among the following defined authority as the right to give orders and expect obedience to them? यानी निम्नलिखित में से किसने सत्ता को उस अधिकार के रूप में परिभाषित किया जो आदेश देने और उसके यथारूप में पालन की अपेक्षा करता है। यानी ये जो प्रिंसिपल है ये किसने दिया था कि भाई हमने आदेश दे दिया, वटएवर, ये तुम जानो कि तुम्हारी परिस्थिति क्या है, हमको तुम्हारी परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है, हमको तुमसे काम करवाना है और हमने ऑर्डर दे दिया, शब्द से अनुपालन कीजिए, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। ये वाली अप्रोच है, तो ये तो क्लासिकल अप्रोच हो जाती है। क्या हो जाती है? क्लासिकल अप्रोच। अब आ जाइए जरा कि इस क्लासिकल अप्रोच में मैक्स वेबर, हाँ मैक्स वेबर भी इस दायरे में आते हैं, तो थोड़ा सा और बढ़िए, राइट। हेनरी फ्योल, चेस्टर बर्नार्ड तो एकदम नहीं है, इनको तो आप हटा दीजिए, ये तो एकदम नहीं है। रेले और मुनी, तो ये कोऑर्डिनेशन पर फोकस करते हैं अपने प्रिंसिपल में, राइट नाउ। यानी रेले और मुनी हैं, वो समन्वय के सिद्धांत को प्रथम सिद्धांत मानते हैं, तो वहां पर इतनी रिजिडनेस की बात नहीं आती है। यद्यपि पदसोपानी व्यवस्था को वो क्या बोलते हैं कि भाई पदसोपानी व्यवस्था से कार्य के आरंभ और कार्य के अंत के बीच में क्या हो जाता है? कोऑर्डिनेशन हो जाता है। लेकिन इनकी बात यहां पर जस्टिफाई नहीं हो रही है, राइट। अब मैक्स वेबर और हेनरी फ्योल में आप जाएंगे, राइट, तो यहां पर मैक्स वेबर नहीं आएंगे क्योंकि उनका ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है। यहां हेनरी फ्योल ने स्पेशली इस बात पर फोकस किया है। किस पर? इस बात पर फोकस किया। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने 14 सिद्धांत दिए थे। कितने? 14 सिद्धांत। और देखिए इन्होंने कितना फोकस किया इस बात पर। इसमें एक सिद्धांत ये देते हैं, ध्यान से आप समझिएगा, यूनिटी ऑफ कमांड। क्या दे रहे हैं? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि एक कर्मचारी का एक ही बॉस होना चाहिए, ठीक है। फिर ये बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी होनी चाहिए। फिर ये कह रहे हैं कि इसको हायरार्किकल रूप में, यानी हायरार्किकल रूप में, पदसोपानी रूप में आप इसको क्या कीजिए? डिजाइन कीजिए। फिर ये कह रहे हैं इसमें कि केंद्रीकरण भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। अब जो आदमी, जब अगर आप मान लीजिए इस आदमी से ये पूछा जाए कि भाई अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड की बात कर रहे हैं तो बाकी की तीनों चीजें अपने आप आ जाएंगी। अगर आप पदसोपान की बात कर रहे हैं तो बाकी की तीनों चीजें अपने आप आ जाएंगी।
अगर आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करेंगे तो बाकी तीनों अपने आप आ जाएंगी, राइट। और केंद्रीकरण की आप बात करेंगे तो केंद्रीकरण होगा कैसे, जरा बताइए। तो उसका भी ये सिस्टम है। तो जो आदमी इतना जबरदस्त है इसके प्रति, तो आप देख रहे हैं कि क्लासिकल थॉट में ये तो मतलब एक पैरामीटर स्थापित कर देते हैं, राइट नाउ। आगे चल करके हालांकि गुलिक और उर्विक है, उर्विक ने 29 सिद्धांत दिए थे, लेकिन वो मायने नहीं रखते हैं, मायने 14 सिद्धांत रखते हैं। तो ये बात किसने कही थी? हेनरी फ्योल ने कही थी बेटा। किसने? हेनरी फ्योल ने। आ जाइए। वायलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वीकन्स ऑथोरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट नाउ, एंडरजस डिसिप्लिन, डिसरप्ट्स ऑर्डर एंड पोजेस अ थ्रेट टू स्टेबिलिटी। बड़ी खतरनाक बात कही है भाई। इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा सिद्धांत है कि अगर वो सिद्धांत कमजोर पड़ेगा, सिद्धांत कमजोर पड़ने का मतलब इनमें से एक सिद्धांत है, अगर वो सिद्धांत कमजोर पड़ गया तो हमें क्या परेशानी हो सकती है? हमें परेशानी हो सकती है कि सत्ता कमजोर हो जाएगी, यानी पावर है उसको, यानी अथॉरिटी को चैलेंज मिलना शुरू हो जाएगा। अनुशासन नहीं होगा। अब ये डिसिप्लिन की भी बात करते हैं, कौन? आपके हेनरी फ्योल। व्यवस्था को बाधित करेगा, ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी क्या क्या डिस्टर्ब होगा? ऑथोरिटी को क्वेश्चन मार्क लगेगा। दूसरा कह रहा है अनुशासन को, यानी ऑर्डर को क्वेश्चन मार्क मिलेगा। और हां, और डिसिप्लिन को, किसको? डिसिप्लिन को, इनको क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टेबिलिटी है उसको खतरा पैदा हो जाएगा। यानी इतनी सारी समस्या पैदा होंगी, किसकी वजह से? नियंत्रण के क्षेत्र का विस्तार करने पर यह समस्या पैदा होगी क्या, या ये पदसोपान में कमजोरी होने पर यह समस्या पैदा होगी, या ये आदेश की एकता की वजह से होगी, या ये समन्वय की वजह से होगी। अगर हम समन्वय के सिद्धांत को फोकस नहीं करेंगे तो यह समस्या पैदा होगी, या हम आदेश की एकता का अनुपालन नहीं करें तो यह समस्या पैदा होगी, या हम पदसोपान कमजोर हो जाए तो यह समस्या पैदा होगी, या स्पान ऑफ कंट्रोल कमजोर हो जाए तो यह समस्या पैदा होगी। तो देखिए, स्पान ऑफ कंट्रोल अगर कम या ज्यादा होता है तो इससे केवल आदेश की अनुपालना इफेक्ट, यानी उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसमें अंतर आएगा, बाकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं है इसमें। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। पदसोपान में तो हमें समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें लचीलापन लेकर के आना ही होता है। स्वयं हेनरी फ्योल ने कहा था कि भाई गैंग प्लैंक को आप इसमें लेकर के आइए, तो ये वाला भी नहीं होगा, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है आदेश की एकता, और ये किसका कहना है? ये फ्योल का कहना है। किसका? फ्योल का, कि आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक कर्मचारी का एक बॉस होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि डीजीपी के अधीन 3 आईजी हैं, लेकिन इन तीनों आईजी का एक ही बॉस है, डीजीपी, एक ही डीजीपी। अब एक आईजी के अधीन मान लीजिए 4 डीआईजी हैं, तो ठीक है, उसके अधीन 4 डीआईजी हैं, लेकिन प्रत्येक डीआईजी का एक ही बॉस है, आईजी, उस जोन का आईजी। इसी तरह से एसपी, तो 4-5 जिलों के जो एसपी हैं वो एक डीआईजी के नियंत्रण में, कमांड में काम कर रहे हैं। तो जिस रेंज का आपका जिला है, राइट नाउ, उसी उप रेंज का जो डीआईजी होगा वो आपका बॉस हो जाएगा। आर यू गेटिंग द थिंग्स? जिले के अंदर अगर मान लीजिए 10 सर्किल बने हुए हैं, तो एक सर्किल का जो बॉस है वो है आपका सीओ। तो वो अब वहां पर भी डिवीजन होता है, तो उसका बॉस कौन है? तो माना कि आप सब अलग अलग हैं, लेकिन आप हैं एक ही के प्रति उत्तरदायी। बात समझ में आ रहा है ना? तो इससे क्या होता है कि यूनिटी ऑफ कमांड होती है। जब एक कर्मचारी का एक बॉस होता है तो उसे यह पता होता है कि उसे किसको रिपोर्ट करनी है और किससे उसे आदेश लेना है, राइट। तो इससे निर्णय अनिर्णय की स्थिति पैदा नहीं होती है, इससे अथॉरिटी मेंटेन होती है, राइट नाउ। इससे स्टेबिलिटी आती है। यानी ये जो चारों बातें हैं, ये चारों बात फ्योल ने बताई थी, और उन्होंने ये वकालत की थी कि क्या होना चाहिए? यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिटी ऑफ कमांड। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। चलिए, डिबॉक, अकॉर्डिंग टू डिमॉक एंड डिबॉक, द नंबर एंड रेंज ऑफ डायरेक्ट फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन लिंक्स बिटवीन द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एन एंटरप्राइज एंड हिज फेलो एग्जीक्यूटिव्स इज नोन एज।
भाई बहुत बढ़िया बात है, बताइए किसने कही है ये? डिमॉक और डिमॉक के अनुसार किसी उद्यम के मुख्य कार्यकारी और उसके मुख्य साथी अधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष प्रायिक संप्रेषण संपर्क की संख्या और दायरे को किस रूप में जाना जाता है? यानी डिमॉक कह रहे हैं कि जरा बताइए इसको कि भाई एक ये बॉस है, जैसे ये आपका सिस्टम बना दिया आपने, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डीजीपी हो गया, फिर इस रेंज पर कौन बैठ गया? आईजी बैठ गया, फिर यहां पर कौन बैठ गया? डीआईजी बैठ गया, यहां पर कौन बैठ गया? एसपी बैठ गया, और यहां पर सर्किल ऑफिसर बैठ गया, फिर आपके सर्किल ऑफिसर के नीचे थाना बैठ गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये सिस्टम है। ठीक है, तो अब ये प्रश्न ये उठता है कि इस डीजीपी के अधीन ये कितने डीआईजी होने चाहिए, कितने आईजी होने चाहिए, और कितने आईजी होने चाहिए, इसी को क्या बोलेंगे हम? स्पान ऑफ कंट्रोल। क्या बोलेंगे? स्पान ऑफ कंट्रोल, राइट? इसी को क्या कहेंगे हम? स्पान ऑफ कंट्रोल कहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। राइट नाउ स्पान ऑफ कंट्रोल कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? स्पान ऑफ कंट्रोल। आशा करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ रही होगी। डिमॉक एंड डिमॉक के अनुसार किसी उद्यम के मुख्य कार्यकारी और उसके मुख्य साथी अधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष प्रायिक संप्रेषण संपर्क की संख्या और उसके दायरे को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे स्पान ऑफ कंट्रोल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसी तरह से एक आईजी के अधीन कितने डीआईजी? राइट, स्पान ऑफ कंट्रोल कितने को नियंत्रित कर पाएगा वो? समझ में आ गया ना? चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, स्पान ऑफ कंट्रोल कहेंगे इसे। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विधिक तार्किक नौकरशाही तकनीकी रूप से सभी अन्य प्रशासनिक प्रणालियों से श्रेष्ठ है? Who among the following said legal rational bureaucracy is technically superior to all other administrative system? मर्टन रॉबर्ट ने कहा था ये, या मैक्स वेबर ने कहा था, या ये मार्टिन अल्वरो ने कहा था, या ये पीटर एम ब्लाउ ने कहा था? फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्या होगा? कोशिश कीजिए उत्तर देने की, अगर गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से आप उसका जवाब दीजिए। कोशिश तो करो बेटा, नहीं कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कोशिश करनी चाहिए, राइट नाउ, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है ना? और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो वो बेकार नहीं जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और किस्तों में मेहनत करने का कोई लाभ नहीं है। एक बार आप मेहनत कीजिए, फिर पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो भाई मैक्स वेबर का ही स्टेटमेंट है और कोई नहीं है इसमें, नोट कर दीजिए इसको। कौन है ये? आपके मैक्स वेबर हैं। उन्होंने अपने नौकरशाही मॉडल की श्रेष्ठता को बड़ी ही प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किया है, और इनके इतने आलोचक हैं कि मुझे नहीं लगता कि और किसी एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट के इतने आलोचक होंगे। भर भर के आलोचना है मैक्स वेबर के नौकरशाही मॉडल की, राइट? उसके बावजूद भी आलोचना कर लीजिए, लेकिन घूम फिर करके आना वही है। बिना इस मॉडल के काम नहीं कर चल पाएगा। जैसे ही आपका संगठन बड़ा हो जाता है, यानी जब तक आपका संगठन बड़ा नहीं हो रहा है, राइट, छोटे लेवल पर आप काम कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं आप? अरे यार वहां क्या करोगे जाकर के, वहां तो वो क्या हो गए हैं, अपने आप को शहंशाह समझते हैं, मिलते ही नहीं है लोगों से, राइट? तो आपकी कौन बात सुनेगा? आप जब वहां जाएंगे तो 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको तो वहां कोई आप जाइए भीड़ में और जाकर के चले आइए, आपकी कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाला नहीं है, राइट? तो आपने ये बात कह दी ना कि 1000 लोगों की अगर एक व्यक्ति प्रॉब्लम सुनने लगा तो पागल हो जाएगा ना। तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना पड़ेगा? डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन करना पड़ेगा कि भाई कौन क्या क्या देखेगा। फिर उसके बीच एक हायरार्की मेंटेन करनी पड़ेगी, फिर उसके रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाए। ये लोग आपके लिए क्यों काम करेंगे भाई? इनको नियमित वेतन भत्ते चाहिए भाई, तो ऊंचे वेतन भत्ते दीजिए इनको, राइट नाउ, रेगुलर टाइम से पेमेंट कीजिए इनका, राइट? ये फिर आपके लिए प्रॉपर, फिर जो ये सिस्टम जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो यही तो वेबर का नौकरशाही मॉडल है, और क्या है? समझ में आया कि नहीं? तो वही बात इन्होंने कही है। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पर अगला सवाल है, जरा ध्यान से सवाल पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। ये कह रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेप बाइन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज,
यानी ग्रेप वाइन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ी हुई है? संप्रेषण से, निर्णय निर्माण से, अभिप्रेरण से, नेतृत्व से, किससे जुड़ी हुई है? बहुत आसान सवाल है ये, तो उतना कठिन सवाल नहीं है, आपको आ जाना चाहिए। कीथ डेविस ने दिया था ये। किसने दिया था? कीथ डेविस ने सबसे पहले यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ग्रेप वाइन का मतलब समझ में आ रहा है ना? जैसे आपके अंगूर हैं तो अंगूर में ये इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये इस तरह से गुच्छा आपका गुथा होता है, यानी उसमें डाली होती है, राइट नाउ एक तना होगा, तने से प्रत्येक अंगूर उसमें लगा हुआ होता है और एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी एक दूसरे से ग्रेप वाइन की तरह जुड़े होते हैं। किसके मामले में? कम्युनिकेशन के मामले में। क्यों? क्योंकि ये कैसा होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये फॉर्मल नहीं होता है, इनफॉर्मल होता है। आप देखेंगे कि जैसे ही सीनियर जूनियर आपके सभी अधीनस्थ अधिकारी अपनी अपनी उस पर बैठे हुए हैं, और वैसे ही सीनियर आया तो बस सर सर सर, और सीनियर अंदर गया तो बाकी सब लोग थोड़े से मुस्कुराए और आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। इसका मतलब आंखों आंखों में जो इशारा हुआ है उस सीनियर के प्रति, तो उसका मतलब क्या है? फिर बाहर जाकर के जरा जब वो चाय पीने के लिए निकलते हैं और वहां जब खड़े हो जाते हैं तो फिर जरा उनकी बात सुनिए कि वो अपने सीनियर के बारे में क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर जो उच्चाधिकारी हैं वो अपने जूनियर के बारे में क्या बात कर रहे हैं, जरा उनकी बात सुनिए, राइट। आपको पता चलेगा कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। बड़ा खतरनाक वाली बात होती है उन इनफॉर्मल बातों को सुनने से अच्छे भले आदमी का दिमाग क्या हो जाएगा, राइट नाउ जवाब दे जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो ग्रेप वाइन है ये किससे कनेक्टेड है? आपके संप्रेषण से कनेक्टेड है। किससे? संप्रेषण से, ठीक है ना। ये बात है, संप्रेषण का सिद्धांत है ये। किसका? संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, जरा ध्यान से सवाल पढ़िएगा और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। यानी इसमें ये चार आपकी बातें कही गई हैं जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का लक्षण नहीं है, जो मैक्स वेबर ने दी थी, उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। ये सवाल भी PYQ है, आपकी UGC नेट में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। कार्य का विभाजन, अनौपचारिक चयन, निर्व्यक्तिकता और पेशेगत अभिउन्मुखता, यानी इसको कहेंगे व्यावसायिक दक्षता। क्या कहेंगे इसको? सरल शब्दों में आप क्या बोल सकते हैं इसे? पेशेवर अभिमुखता का मतलब है व्यावसायिक दक्षता। तो व्यावसायिक दक्षता ये तो भाई होता है, राइट। इम्पर्सनैलिटी यानी निर्व्यक्तिकता। निर्व्यक्तिकता का मतलब है कि आपको जो अथॉरिटी दी है, जिस पद पर आप बैठे हुए हैं, जिस पद पर आप बैठे हुए हैं, जो आपको अथॉरिटी मिली हुई है, ठीक है, जिस पद पर आप बैठे हैं तो उसकी अथॉरिटी है, और वहां आपको कुछ रिसोर्सेज भी दिए हुए हैं संगठन ने। जैसे अगर मान लीजिए आपको दरोगा हो गए, आप SP हैं, आप तो SP हैं तो SP ऑफिस में आपको बहुत सारे रिसोर्सेज दे रखे हैं ना। चलिए उन सब रिसोर्सेज को छोड़ दीजिए, आपको गाड़ी दे रखी है ना, एकदम टूई 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 करती हुई, राइट ना, बढ़िया एकदम मस्त आराम से। अब पता चला कि उस गाड़ी से आपने कहा कि जाओ मेरी बेटी को यूनिवर्सिटी से लेवा लाओ, तो ये निर्व्यक्तिकता के विरुद्ध है, क्योंकि वो गाड़ी आपको आपकी बेटी को या आपकी पत्नी को जो ड्राइवर आपको दिया है और जो आपको गाड़ी दी है वो पर्सनल यूज के लिए नहीं है। वो गाड़ी और उसमें पड़ने वाला पेट्रोल और आपको जो ड्राइवर दिया गया है वो एज अ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस पूरे जिले में कानून व्यवस्था नियंत्रण के मामले में जो आपकी जवाबदेही है, तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट की आपकी आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए आपको दिया है, ना कि पर्सनल। इसको कहेंगे हम निर्व्यक्तिकता। यानी आपके पर्सनल जो रिसोर्सेज हैं उनको आप किस में यूज नहीं करेंगे, यानी आप पद के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास साधन संपन्न परिवार से हो सकता है आपके पिता जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हों, लेकिन आपका मन था कि भाई मैं तो प्रशासनिक पदाधिकारी बनूंगा, और BMW है, तो देखिए भाई पर्सनल यूज में आप BMW का यूज कीजिए, लेकिन जब ऑफिशियल जब आप विजिट पर निकलोगे डिस्ट्रिक्ट में सुपरविजन के लिए, तो आप अपनी BMW नहीं ले जा सकते, ये अलाउड नहीं है।
यानी सरकारी कामकाज करने के लिए आप अपना पर्सनल रिसोर्सेज यूज नहीं करेंगे और आप अपना पर्सनल कामकाज करने के लिए सरकारी रिसोर्सेज का यूज नहीं करेंगे। पहली बात, ये दोनों रिसोर्सेज आप अलग रखेंगे और जो सरकारी रिसोर्सेज हैं इनका प्रयोग आप दी हुई व्यवस्था के अनुसार ही करेंगे, मनमाने तरीके से नहीं करेंगे। ये बात हुई। अगली बात क्या है कि जो आपको अथॉरिटी मिली हुई है, इस अथॉरिटी का प्रयोग आप संगठन के जो जवाबदेही है उसके अकॉर्डिंग आप करोगे, न कि पर्सनल इंटरेस्ट में। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप कोई प्रशासनिक पदाधिकारी हो गए और पता चला कि आपने डिसीजन लिया कि जरा लिस्ट बनाओ, तो यार मुखर्जी नगर में तैयारी करते थे, कौन कौन मकान मालिक था जो बदतमीजी किया था हमसे, राइट। या मान लीजिए किसी शहर में पटना वटना लखनऊ उखनऊ कहीं पर भी, राइट नाउ, और सिलेक्शन पाते ही बस एक लिस्ट बनाई और लिस्ट बना करके तुरंत अपने अधीनस्थ सीओ को उठा लो सबको और उठा करके तोड़ डालो इनको बुरी तरह, तब तक मारते रहो जब तक ये बेहोश ना हो जाएं, और बेहोश हो जाए तो पानी डाल करके फिर इनको मारना। तो ये क्या हो गया, पर्सनल यूज हो गया। तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ भाई, ठीक है ना, ये नहीं कर सकते आप। तो इसको क्या बोलते हैं, निर्व्यक्तिक, इम्पर्सनैलिटी। अब आ जाइए इनफॉर्मल सिलेक्शन। तो इनफॉर्मल सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक पेशेवर संगठन है, तकनीकी संगठन है, तो इसमें योग्यता के अनुसार क्या होती है, भर्ती होती है, फिर उनका प्रशिक्षण होता है और प्रशिक्षण होकर के पदस्थापना होती है। तो ये जो अनौपचारिक चयन की व्यवस्था है ये वेबर के नौकरशाही मॉडल का हिस्सा नहीं है। और श्रम विभाजन है, ये आपका श्रम विभाजन का मतलब है योग्यता के अनुसार कार्य का बंटवारा, योग्यता के अनुसार कार्य का बंटवारा। इसको क्या कहेंगे हम, डिवीजन ऑफ वर्क कहेंगे। क्या कहेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। ये ब्यूरोक्रेटिक मॉडल का हिस्सा नहीं है, बाकी के ये तीनों हैं वो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के क्या हैं, हिस्सा हैं। आशा करता हूं कि डिस्कशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, जरा ध्यान से सवाल पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। सवाल क्या है, आ जाइए। हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांतों में से निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? Which of the following is not included in Henry Fayol's 14 principle? हेनरी फ्योल ने कितने सिद्धांत दिए थे? प्रशासन के 14 सिद्धांत दिए थे। उन 14 सिद्धांतों में से यहां पर 4 सिद्धांत दिए हैं, जिनमें से एक सिद्धांत नहीं है, 3 सिद्धांत थे। तो मैंने अभी आपको बताया था, जरा क्या है, ऑर्डर हो गया, इनिशिएटिव हो गया, रिन्यूमरेशन हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन की बात नहीं करते हैं, ये 4th है, एकदम लॉक कर दीजिए। इनके सिद्धांत तो कठोर केंद्रीकरण पर आधारित हैं, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, हायरार्की, हायरार्की के बाद में ऑर्डर, व्यवस्था की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं। हाँ, पहल करने की, इनिशिएटिव है, पहल करने का अधिकार। तो यानी इनके, अब इसमें ऐसा नहीं है, क्लासिकल थ्योरी में भी कुछ बिहेवियर थ्योरी के तत्व भी आपको मिल जाएंगे, जैसे पहल का सिद्धांत है, राइट नाउ। तो ये क्या है, बिहेवियर अप्रोच को बात करता है कि आप अपने अधीनस्थ को पहल करने का क्या दीजिए, अधिकार दीजिए। क्यों? क्योंकि इससे सेकंड लाइन की लीडरशिप डेवलप होती है। तो विस्तार से जब फ्योल पढ़ाते हैं तो वहां विस्तार से चर्चा करते हैं इस पर, ठीक है ना। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, जरा ध्यान से सवाल को पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। हथकर विजेता, वेरी गुड बेटा, विंद्रा, वेरी गुड, अद्भुत। चलिए, क्या होगा, निम्नलिखित में से किसने मैस्लो के 5 मानव आवश्यकताओं संबंधी सिद्धांत को 3 श्रेणियों अर्थात अस्तित्व, संबंधता, वृद्धि के रूप में संशोधित किया था? Who among the following revised the Maslow's theory of 5 human needs into 3 categories, namely existence, relatedness and growth? आ जाइए, किसने भाई संभाला था इसमें? ध्यान से आप देखिए, कौन है वो महानुभाव? डगलस मैकग्रेगर हैं, या मैकलिंड हैं, या क्लेटन पी एल्डरफर हैं, या फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग हैं? जरा ध्यान से देखिएगा। मास्लो ने कहा था कि पहली जो आवश्यकता होती है वो दैहिक आवश्यकता होती है। दैहिक आवश्यकता में क्या चाहिए, हर आदमी को अपनी भूख की जरूरत को पूरा करना होता है, प्यास की जरूरत को पूरा करना होता है, नींद की जरूरत को पूरा करना होता है, और जब तक ये आवश्यकता पूरी नहीं होती है तब तक अन्य कोई आवश्यकता उसके अवितरण का आधार नहीं बन सकती, ठीक है। जब ये आवश्यकता पूरी हो जाती है तो फिर उसके बाद अगले उच्च क्रम की आवश्यकता शुरू होती है, और इस अगले उच्च क्रम की आवश्यकता में उसे सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा किससे चाहिए? उसे प्राकृतिक पर्यावरण से सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा उसे अपनी आधुनिक कंसर्न में आप बात करें तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है ना। अपने बुढ़ापे की चिंता वगैरह ये सारी बातें होती हैं, तो ये सुरक्षा वाली पहलू में आती हैं, ठीक है।
जब यह आवश्यकता पूरी हो जाती है तो अगली आवश्यकता उसकी शुरू होती है, जैसे उन्होंने बिलोंगिंगनेस की बात की थी, यानी यह सामाजिक आवश्यकता है। क्या है? सामाजिक आवश्यकता। यह सामाजिक आवश्यकता में क्या चाहता है? यह सामाजिक आवश्यकता में फिर वो चाहता है कि भाई उसका अपना एक परिवार हो, राइट, फिर उसके अपने स्तर के क्या हों, अपने स्तर के मित्र हों, जिनसे वो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बातों को क्या कर सके, बांट सके। अब देखिए, एक लिमिट ऐसी होती है कि मान लीजिए 20-25 साल की उम्र तक आप अकेले एंजॉय कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, कि यार नो नीड टू फैमिली, इसकी सबकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इन कोर्स ऑफ टाइम बिना फैमिली के जीवन निर्वाह करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या तो आप फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हों जैसे नरेंद्र मोदी जैसे लोग हैं, राइट नाउ RSS जैसा हो गया, तो वहाँ फिर आपका गुजारा हो जाएगा कि उसी तरह के लोग हैं और उसी तरह का विजन है, तो एक विजन पर आप काम करते चले जा रहे हैं। या किसी वैज्ञानिक संगठन में हैं, राइट नाउ, जैसे कि अंटार्कटिका शोध विकास पर आप निकल गए, राइट नाउ, या फिर आप इस तरह का है कि जहाँ 24 घंटे एकदम वो अलग ही ओरा में रहते हैं वो लोग, तो फिर वहाँ पर फिर आप हो सकता है कि इसको आप आउटकम कर लें। अदरवाइज सामान्य जिंदगी में बिना परिवार के आपका गुजारा नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आपको अपने स्तर के मित्र भी चाहिए, राइट नाउ, तो दैट इज द थिंग्स। तो ये अपने स्तर की जब चीजें चाहिए तो फिर आपको काम करना पड़ेगा, राइट नाउ। यानी शादी विवाह रिश्तेदारी दोस्ती दुश्मनी समकक्षों में ही होती है समझ में आ रहा है ना। फिर इसके बाद अगली आवश्यकता क्या बताई थी उन्होंने? अगली आवश्यकता बताई थी आत्मतुष्टि की। किसकी? आत्मतुष्टि की, यानी सेल्फ स्टीम की। और सेल्फ स्टीम के बाद अंतिम आवश्यकता थी आत्मसिद्धि की। किसकी? आत्मसिद्धि की, राइट नाउ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ध्यान से आप समझिएगा, ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है इसको बोल दिया ग्रोथ। क्या बोल दिया? ग्रोथ। क्षमा कीजिएगा, इसको बोला है उन्होंने हाँ, ग्रोथ। और किसी ने, दूसरे विद्वानों ने क्या कहा है कि यह बौद्धिक नीड है। क्या है? बौद्धिक नीड। इस वाली जो आवश्यकता को उन्होंने क्या कहा है? इस वाली आवश्यकता को उन्होंने बोल दिया है कि आपका जो सेकंड वाला है रिलेटेडनेस, यानी संबद्धता, रिलेटेडनेस। और इन दो आवश्यकताओं को उन्होंने अस्तित्व से जोड़ दिया है। किससे? अस्तित्व से, एग्जिस्टेंस से। यानी इन दो के बगैर तो आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, राइट नाउ। अगर आपके सिर के ऊपर छत नहीं है, आपको सिक्योरिटी नहीं है, तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है, तब आप बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं। अरे भाई, रोड पर जिनके पास घर नहीं है, जो रोड पर हैं, जरा उनसे पूछिए घर का महत्व तो क्या होता है, राइट। चूंकि अभी आपको ये आवश्यकता इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि ये आपके परिवार ने आपको ये आवश्यकता की पूर्ति कर दी है, राइट नाउ। अब आपका जीवन यहां से शुरू होगा, और कुछ लोगों को तो यहां से भी जीवन की शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि उनके माता पिता ने 2-4 फ्लैट खरीद करके रख दिए हैं, 2-4 मकान दुकान बना करके रख दिए हैं, राइट नाउ। बैंक बैलेंस मेंटेन कर दिया है कि कोई बात नहीं बेटा, अपना बिजनेस कर लेना, कुछ काम कर लेना, ये लीजिए 1-1, 2-2 करोड़ रुपए आपको दे देंगे, बस अपना पढ़िए लिखिए, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, अपनी सेहत बनाइए, कुछ ज्ञान अर्जन कर लीजिए, बाकी बिजनेस है आप उसको संभालते रहिएगा, और अपना कुछ करना चाहें तो अपना कीजिएगा, मतलब नो टेंशन। तो वो फिर एक अलग कैटेगरी के लोग हो जाते हैं, राइट नाउ। लेकिन इससे ऊपर वाली जो बात है वो फिर अलग हो जाती है, ठीक है ना। तो आ जाइए, ये कौन थे जिन्होंने ये इन 5 आवश्यकताओं को 3 आवश्यकताओं में रीस्ट्रक्चर किया था? उनका नाम था क्लेटन पी एल्डरफर। कौन थे ये? क्लेटन पी एल्डरफन थे। नहीं बेटा, मैकलिंड नहीं थे ये कौन थे? क्लेटन पी एल्डरफर थे। कौन थे? क्लेटन पी एल्डरफर, मैकलिंड नहीं है बेटा, ठीक है ना। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, क्रिस एंग्रिश एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट? क्रिस एंग्रिश किससे जुड़े हुए थे? अब देखिए, समूह व्यवहार है, ये समूह व्यवहार। देखिए, आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम थ्योरी को एक इंटरकनेक्ट करें, एक इंटरकनेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए प्रसाद एवं प्रसाद बहुत शानदार किताब है एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट पर, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, राइट नाउ, या आरएस वारिस वगैरह है वहां पर भी, या स्टेट पीसीएस में भी डिफरेंट जगह पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो सिलेबस है उसको उसमें डिजाइन करके शामिल कर दिया गया है किसी न किसी लेवल पर।
राइट नाउ। तो अगर थॉट के लेवल पर अगर आपको जाना है तो प्रसाद एवं प्रसाद का कोई विकल्प नहीं है, ठीक है ना, मतलब अल्टीमेट बुक है किस पर, थॉट पर, राइट नाउ। तो अगर आप उसको ध्यान से आप उसमें अगर आप एक श्रम में एक क्रमबद्धता अगर आप देखेंगे तो आप क्या देखते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई विज्ञान का विकास किया जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है। तो इस पर आगे आए टेलर हो गए, वैज्ञानिक प्रबंधन, फ्यूल हो गए, प्रबंधन के सिद्धांत, गुलिक उर्बिक इसी में आ जाते हैं, राइट। मैक्स वेबर ने फिर एक अलग से मॉडल दे दिया, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। तो ये सब कहां आ जाते हैं, पुरातनवादी विचारधारा में, ठीक है। फिर फॉलेट कहती हैं कि यार देखिए, आपने व्यक्ति का जो पक्ष है उसमें आपने एक पक्ष पर तो फोकस कर दिया, किस पर, आर्थिक पर, लेकिन आपने सामाजिक पर फोकस नहीं किया है। और व्यक्ति क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी होता है। तो फिर इन्होंने किस पर बात की, यानी फॉलेट हैं वो मतभेदों पर बात करती हैं, किस पर, मतभेदों पर, कि भाई मतभेद निकल करके आते हैं तो उनका क्या, तो उनका रचनात्मक उपयोग किया जाना चाहिए। अब मतभेद किस पर निर्भर करेंगे, संबंध पर। तो संबंध पर कौन बोले हैं, आपके मेयो बोले हैं, कौन, मेयो। अब देखिए याद करने का तरीका होता है ये, कनेक्ट करने का अपने हिसाब से। संबंध है ये किस पर निर्भर करते हैं, व्यवहार पर। तो व्यवहार पर कौन हो गए, चेस्टर बर्नार्ड हो गए, कौन हो गए, चेस्टर बर्नार्ड। अब जो व्यवहार है वो पुनः एकल व्यवहार पर निर्भर करता है, किस पर, एकल व्यवहार पर निर्भर करता है। तो एकल व्यवहार में कौन हो गए, तो दो विद्वान हैं, एक हो गए क्रिस एंग्रिस और दूसरे हैं मैकग्रेगर। तो यहां पर क्रिस एंग्रिस से सवाल पूछा है कि क्रिस एंग्रिस किससे एसोसिएटेड, गैंगप्लंक, तो गैंगप्लंक से नहीं है क्योंकि ये तो फ्यूल ने दिया था, किसने दिया था, फ्यूल ने दिया था, राइट। अब आ जाइए इमैच्योरिटी एंड मैच्योरिटी मॉडल। तो ये बिल्कुल बात सही है कि व्यक्ति के जो मोटिवेशन का जो लेवल है वो इमैच्योरिटी से मैच्योरिटी की ओर अग्रसर होता है। तो ये बात किसकी है, आपकी क्रिस एंग्रिस की है। तो मैच्योरिटी और इमैच्योरिटी एंड मैच्योरिटी मॉडल किसने दिया था, क्रिस एंग्रिस ने दिया था। जोन ऑफ इंडिफरेंसेस ये किसने दिया था, बर्नार्ड ने दिया था। और कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट की अगर बात करें तो ये किसने दिया था, फॉलेट ने दिया था, किसने, फॉलेट ने। ये फॉलेट का है, ये फ्यूल का है, ये बर्नार्ड का है। तो ये किसका बचा, क्रिस एंग्रिस का बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, हथकर विजेता, बहुत शानदार आपकी तैयारी है, एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, जरा ध्यान से सवाल पढ़िएगा और अपना उत्तर दीजिएगा। क्या होगा इस सवाल का उत्तर, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए पारिस्थितिकी उपागम आरंभ करने से संबंधित है, पारिस्थितिकी उपागम, ठीक है। हाँ बेटा, वो भी टी ग्रुप ट्रेनिंग मॉडल बहुत। अब देखिए जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही मैं डिस्कस कर रहा हूं, और ये जब सोर्स वीडियो आपको डिस्कस करेंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे आपको बहुत विस्तार